एडवाइजरी के ऊपर है, जिसका पहला भाग मैं पहले से प्रस्तुत कर चुका हूं। इसका पहला भाग जो एफएसएससीआई रीसेंट एडवाइजरी आया है 11 मार्च 2026 को, उसका पहला भाग मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यूट्यूब पर है, उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी इसमें कहीं मिल जाएगा आपको। और इसका जो दूसरा भाग है वो अब आपके सामने है। पहला भाग डील करता है कि एफएसएससीआई एडवाइजरी में किनको किनको इफेक्ट हुआ है, किनके लिए वो एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरा भाग ये बताता है कि कैसे ये सारे लोग, दूध बेचने वाले व्यवसायी, पशुपालक, इंडिविजुअल्स, वेंडर्स, कंपनियां, ये कैसे रजिस्ट्री कर सकते हैं एफएसएससीआई पर, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है, जिससे कि कोई भी समझ सकता है कि हम रजिस्ट्री कैसे करेंगे। ये हमारा क्रेडेंशियल है, डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर और डेयरी बिजनेस गुरु। मैं से डेयरी कंसल्टेंसी इंडिया बेंगलोर। अब मैं ये बताना चाहता हूँ that I, Dr. P. K. Srivastava, is presenting a video on FSSAI recent advisory and its effect, part 2. Already part 1 is published on the YouTube 2 days before. That deals with the nitty-gritties of the advisory, who all are affected and how they are affected, what are the new recent changes in FSSAI advisory given on 11th March 2026, and how you can be a part of it, how you can be a compliant company, compliant individual, or a vendor, or a milk selling producer, milk producer who is selling the milk, right? Let's go to the next slide. Next slide is a general slide. It is nothing to do with the FSSAI recent advisory. This provides a kind of points and in dual language, and says that unless these points are there, you should not plan for a technical dairy farm business. If you are planning a technical dairy farm business, you must have all these points. And points are very clear. Anybody can read and understand that what do I mean. Let's go to the next slide. Next slide is it is a kind of appeal from my side. I have been in dairy business, related to the dairy people, related to the farmers of India for past 43 years, and hence I have some duty to request to them, submit as my appeal, that please don't adulterate the milk, which is not a good for humanity. Though it gives some little profit to you, more profit, those who do that, who does adulteration in the milk. But however, this is for the people, those who are sick. Milk is a nutrition for children, for ladies, those who are expecting ladies, those who are milking ladies, those who are feeding the babies, those are the old people, those who need the energy. So the easiest nutrition is milk. And if you adulterate this, the easiest nutrition possible in India, which is available plentifully in India, India is the highest milk producer in the world, then certainly it is not good for the humanity. This is an appeal, and these points are in dual language. You can very well understand. मेरा कहना है कि दूध बेचना एक अच्छा व्यवसाय है। अब खाद्य सुरक्षा और हाइजीन पर एफएसएससीआई की कड़ी नज़र है, तो इसके लिए ये एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी में क्या क्या है, मैंने पहले भाग के इस वीडियो के पहले भाग में सब कुछ बताया है बहुत डिटेल से। वीडियो केवल 25-30 मिनट का है, वो आप देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि एडवाइजरी कितनी ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको रजिस्ट्री कराना ही पड़ेगा।
लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये हमारा जनरल स्लाइड होता है। बताना चाहते हैं कि एक भ्रम है देश में कि जो एक गाय, दो गाय, एक भैंस, दो भैंस लेकर के जो अपना व्यवसाय करते हैं और दूध निकालते हैं, और किसी दूध कलेक्टर को मिल्क जो कलेक्ट करता है या जो कलेक्शन सेंटर है उसको ले जा कर के ये लोग प्रदान करते हैं और उसका जो पैसा लेते हैं तो वो व्यवसाय करते हैं। एक्चुअली वो व्यवसाय नहीं है, वो जीविकोपार्जन है, आपका लाइवलीहुड है, जिसके लिए देश आपको प्रमोट करता है, सरकारें आपको प्रमोट करती हैं कि ताकि वो करें, ताकि आपकी लाइवलीहुड बनी रहे। लेकिन एक्चुअल जो व्यवसाय है, टेक्निकल फार्म बिजनेस जो है, वो यहाँ पर काउंट किया गया है। ये नहीं 11 बिंदुओं में सिमट के रह जाएगा। अगर आप देखें तो ये बिजनेस है और ये लाइवलीहुड है। हम ये भी बताते चलते हैं कि भारत में ज़्यादा लोग केवल जीविकोपार्जन के लिए डेयरी चलाते हैं, वो व्यवसाय नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, they are actually doing the livelihood. Okay, that is also promoted and supported by the government. But this कम से कम 30 वयस्क पशु का एक तकनीकी फार्म खोलने हेतु करीब 1.70 लाख प्रति पशु खर्चा आता है। तो जब तक इतना आपके पास संसाधन नहीं है तब तक आप टेक्निकल डेयरी फार्म नहीं चला सकते हैं। यदि चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो कृपया पहले तय करें कि आपके पास क्या संसाधन है, क्या आप वाकई इतनी चीज़ें रखते हैं जिसको कि आप लेकर के चला सकें। अब हम चलते हैं अपने असली वीडियो पर। ये पार्ट 2 है, जिसको कि ये चीज़ हमने पार्ट 1 में भी दिया हुआ है, जिसमें बताता है कि एफएसएसएआई एडवाइजरी क्या कहती है कि मिल्क सेलर मस्ट ऑब्टेन ए फूड सेफ्टी लाइसेंस बिफोर बिजनेस ऑपरेशन। अब ये कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं उनको भी लेना है और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी लेना है। कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा और ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आपको लेना है। आगे चलते हैं हम अगले वीडियो पर। ये हमने इनके गजट से लिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई हैज इशूड एन एडवाइजरी asking milk producers and milk vendors to obtain mandatory registration or a license before starting or continuing their business. According to the advisory, the rule applies to all milk producers, vendors who are not member of the dairy cooperative societies. Individuals running milk related business need to complete FSSAI registration for further business activities. अब ये क्या कहना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से ये लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो दूध बेचता है, जो वेंडर दूध बेचता है, जो कोऑपरेटिव को दूध बेचते हैं, उनको छोड़कर जो कोऑपरेटिव के मेंबर है, अगर वो दूध भी बेचते हैं, कोऑपरेटिव के मेंबर नहीं है, तो उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। पेटी वेंडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन और इसका कंप्लायंस। अब दूध उत्पादकों को, दूध वेंडर्स को दूध बेचने के लिए एफएसएसएआई की रजिस्ट्री या लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। अब इसके साइट के हमने डिटेल दे दिए हैं। ये स्लाइड हमने फर्स्ट वाले में भी डाला था। हमारा सेकंड वीडियो का पहला स्लाइड ये बनता है जिसमें कि हम ये बता रहे हैं, पहले पॉइंट में हम बता रहे हैं कि दूध उत्पादक, दूध बेचने वाले व्यापारी जो कोऑपरेटिव के मेंबर नहीं हैं, जो पूरा दूध कोऑपरेटिव को नहीं बेचते, थोड़ा दूध कोऑपरेटिव को देते हैं और थोड़ा दूध प्राइवेट को बेचते हैं, वो सारे लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन्हें दूध व्यवसाय को शुरू करने अथवा जारी रखने के लिए फास्कॉस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। ये तो एडवाइजरी डिमांड करता है। अब हम कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें? मेरा ये वीडियो मेनली इस पर है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें और क्या क्या और चेंजेस दिए गए हैं जो पेटी वेंडर्स के लिए लागू हैं। तो आप उपरोक्त लिंक पर जाएं, ये लिंक दिया हुआ है। ऐसा एक पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल फास्कॉस पोर्टल है। ऐसा पेज सामने आएगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर जाएं, लॉगिन करें। यदि नए हैं तो साइन अप करें, लॉगिन नहीं हो सकता। लॉगिन उनका होता है जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। साइन अप करें, अपना अकाउंट बनाएं और सभी क्रेडेंशियल आंकड़े प्रपत्र भरें। चौथे पॉइंट पे मैं लिखता हूँ मेनी बॉक्स देखें। अब ये मीनू बॉक्स है जो बैंड में बना हुआ है, इसमें कई कलर के आप देखिए लगा हुआ है ना।
तो ये कहना चाहते हैं कि मीनू बॉक्स देखें, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये दिया हुआ है अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर न्यू लाइसेंस, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिखा है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, उसे पर अब क्लिक करें और फॉर्म भरना शुरू करें। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, आप देखिए हमने सोर्स सभी जगह दिया हुआ है कि हमने ये डेटा कहाँ से लिया हुआ है। ऑथेंटिक डेटा है, ये गवर्नमेंट के साइट से लिया हुआ है और क्लियर टैक्स से भी हमने लिया हुआ है जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ था। हमें क्रमबद्ध तरीके से किसानों को समझाना। आई वॉन्ट टू explain to the affected people for the FSSAI registration that how they can obtain the registration easily, how they will understand what to do, what not to do. Let's go to the second slide. द स्टेप 2 ही चल रहा है अभी हमारा। अपना राज्य चुने, ये वाला जो हमारा था ये स्टेप 1 था। जब हम स्टेप 2 में जाते हैं तो अपना राज्य चुने, मतलब ये व्यापार कहाँ पर हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है। वो ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन को ले लीजिए, देन आप उसमें से अपना राज्य चुन लीजिए। मान लीजिए यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, जो भी है वो आप ले सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट। स्टेप 2 का ही दूसरा है चूज योर बिजनेस। अब आप बिजनेस चुने, क्या आप रिटेलर हैं, क्या आप डेयरी कैटेगरी में आते हैं, इन चीज़ों को लेकर के चलें। क्या आप रिटेलर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एग्रीगेटर हैं, डेयरी कैटेगरी में आते हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा, वो लेते जाएं, आप चुनते जाएं। इसी का अगला है चूज योर बिजनेस टर्नओवर। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि आप बेसिक वाले हैं। यदि बेसिक वाले हैं तो आपको चुनना पड़ेगा कि 1.5 CR अप टू 1.5 CR वाला आपको चुनना पड़ेगा। इफ यू आर ए बेसिक रजिस्ट्रेशन पीपल वेयर द limit has been increased to 1.5 crore. So this is up to 1.5 crore. There are only 3 limits that we have shown. We will show in this video also at one place how the limit has been changed, right? The lowest limit is up to 1.5 CR. So you have to select that. Then it says there is a button given, proceed button at the bottom. So you press the proceed button after selecting 1.5 CR up to 1.5 CR and proceed for the step 3. What is the step 3? Step 3, now you are going to fill up the form A. What is form A? अपने व्यवसाय का वास्तविक नाम और पता लिखें. You write the actual name of your business and exact premise address with PIN. So this you have to give as a credential into the form. प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, जहां पर कि आपका सारे OTP या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल आईडी पर आएगा। तो कृपया सही ईमेल आईडी दें, सही मोबाइल चलता हुआ मोबाइल नंबर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 9वां पॉइंट, लेकिन स्टेप 3 का अगला पॉइंट, फूड कैटेगरी सिलेक्शन। आप अब सेलेक्ट करें कि आप डेयरी प्रोडक्ट में हैं या डेयरी एनालॉग में हैं, आप किस में हैं। तो वो सिलेक्शन के बाद अब आप जब जाते हैं तो स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 क्या होता है? अब आप जहां पे आपका दुकान है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर शॉप, उसको जियो टैग करते हुए, जियो कोऑर्डिनेट्स के साथ, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ जियो टैग किया हुआ पिक्चर जो आप एक स्मार्टफोन से ले सकते हैं, वो आप अपलोड करेंगे। आपके समझ में आ गया? अटैच जियो टैग पिक ऑफ योर शॉप टेकन बाय ए स्मार्टफोन। Okay, now go to the step 4, document uploaded. Now document you have to अपना साफ फोटो आईडी एक अपलोड करना है, पता, एड्रेस, पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है। ये तीनों चीजें जब आप कर देते हैं, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कर देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये फोटो लिया हुआ, मोबाइल से लिया हुआ नहीं अपलोड करेंगे। आप फ्लैट बेडेड स्कैन, यानी स्कैन किया हुआ, स्कैनर पर स्कैन किया हुआ ही आप अपलोड करेंगे। मान लीजिए आधार अपलोड कर रहे हैं तो स्कैन किया हुआ ही आप अपलोड करेंगे, मोबाइल पिक्चर नहीं अपलोड करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेप 4 में ही मेक पेमेंट। अब यहाँ पर पेमेंट करना, यहाँ पे 2 बात बताना चाहता हूँ।
एक बात ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप एक वर्ष के लिए 100 रुपये का ले सकते हैं, हर प्रति वर्ष 100 रुपये आपको लगता रहेगा, या परपेचुअल रजिस्ट्रेशन जो लाइफ टाइम के लिए होता है वो आप कर सकते हैं। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आपको चुनना है कि हम कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, यूपीआई से करेंगे, क्रेडिट से, डेबिट से करेंगे। ये हमने जानबूझ के यहाँ पे रेड में दिया हुआ है ताकि आपको ये गलती ना हो कि पेमेंट हम इन्हीं से एक्सेप्ट करेंगे। FSSAI will accept the payment only through net, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। नाउ कम टू द, अब एक 17 अंकों का एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसे सेव करें। नाउ a 17 digit application number will be generated. Save it for further references. Now come to the step 5 which is the final verification and issuance. बहुत सिंपल है। अभी तक आपको कहीं कोई किसी के पास जाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ भी आपको ऑनलाइन ही रहना है। अब आपका एप्लीकेशन 1-2 सप्ताह लेगा जांच के लिए, और 2 सप्ताह के अंदर ये आ जाता है। यदि गलतियां नहीं हैं तो आपका अप्रूवल आ जाएगा। 17 अंकों का एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसे आप सेव कर लें, जैसा हमने पहले बताया है। अब पॉइंट ये आता है कि एक और तरीका दिया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट तैयार है, वो आपके ईमेल पर आ जाएगा, लेकिन आप चाहें तो फास्टकास्ट डैशबोर्ड पे जा करके उसको इश्यूड टैब पर प्रेस करके आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड हो जाएगा। आगे की जो बातें हम बताने चाहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जाननी चाहिए। ये एक साइट है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, myperfectpack.com का एक साइट है जिस पर से हमने लिया है। इसमें वो सारे स्लैब बता रहा है। देखिए कैटेगरी 3 है रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी। एक है अप टू 1.5 करोड़, मेरा कर्सर देखें। स्टेट लाइसेंस के लिए 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक है, और सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए एबव 50 करोड़ का है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो आपको ये स्लैब पता चल जाता है। आगे हम क्या कहना चाहते हैं कि क्या चेंज हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम का परपेचुअल लाइसेंस आप ले सकते हैं। रूल को इजी किया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रूल को इजी किया है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए। लेस इंस्पेक्शंस फॉर गुड बिजनेस, अगर जो गुड बिजनेस कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन जो लोग गुड बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों का बार बार चेकिंग होगा और वो पकड़े जाएंगे। टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिन्यूअल की बात ही नहीं है, एक बार लाइसेंस आपने ले लिया पूरे जिंदगी के लिए हो जाएगा। नो नीड टू रिन्यू अगेन एंड अगेन, सेव टाइम, मनी एंड ऑल। सो ये लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे बढ़िया रिलीफ क्या दिया है, स्ट्रीट वेंडर को बहुत रिलीफ दिया गया है। फूड कार्ट ओनर, जो जो रेडी लगाते हैं, जो लोग फूड के बिजनेस करते हैं रेडी लगा करके, जो हॉकर्स हैं, जो फूड ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इन लोगों को बहुत रिलीफ दिया गया है। क्या रिलीफ दिया गया है, आप और आगे जाएंगे तो पता चलेगा। आप देखें यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली आपका कंसिडरेशन हो जाता है अगर आप स्ट्रीट फूड वेंडर एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो ऑटोमेटिकली आपका FSSAI का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अब आप स्मार्ट इंस्पेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि लेस इंस्पेक्शन होगा अगर आप गुड बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हाइजीन, फूड सेफ्टी, साफ सफाई का ध्यान रख करके अगर फूड बिजनेस करते हैं तो आपका इंस्पेक्शन कम होगा। अगर आप बार बार पकड़े जाते हैं तो स्ट्रिक्ट पेनाल्टी होगी और आपके चेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। ईजी कैटेगरी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 3 कैटेगरी बना दिया है। तो लाइसेंस को उन कैटेगरी में अपने आप अपडेट हो जाने का भी सिस्टम बना दिया गया है। मान लीजिए आप अभी 1.5 CR तक हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ गए, आपका बिजनेस ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिकली वो दूसरे स्लैब में चला जाएगा और आपको क्लिक आ जाएगा कि नाउ यू हैव टू पे द फी फॉर द नेक्स्ट स्लैब, जो स्लैब की हम लोग बात किए थे। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड सेफ्टी, ये जान लीजिए मेन पॉइंट इसका एडवाइजरी का यही है कि डेयरी, इन लोगों को तो पूरे स्कैनर में रखा गया है। प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। डेयरी, मीट, पैकेज्ड वाटर एंड इन्फेंट फूड हैज बीन पुट इन द स्कैनर।
आप समझ लीजिए इसके बिजनेस करने वाले लोगों को तो फॉलो करना ही है स्ट्रिक्ट हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। अब हमारा परफेक्ट पैक कैसे होगा, ये कंपनी का अपना पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फाइनल थॉट्स क्या है, मेक बिजनेस, ये कह रहे हैं बिजनेस को इजी बनाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, सपोर्ट स्मॉल वेंडर्स को सपोर्ट मिलेगा, इम्प्रूव फूड, ये सारी चीज़ें करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, हमने सोर्स भी दिया हुआ है, आप उस सोर्स पे जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो जनरली सत्य पर आधारित होता है। मैं हमेशा डेटा की बात करता हूँ, जहाँ से डेटा लिया गया उनकी बात करता हूँ, सारे सोर्स देता हूँ आपको। लेकिन अक्सर क्या होता है कि डेटा वाला थोड़ा सा वीडियो नीरस होता है, उसमें चटपटी बातें नहीं होती हैं। झूठ अक्सर अच्छा लगता है, जिससे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहां आज का युवा अक्सर फंसा रहता है। आंकड़ों पर बात करना वीडियो उबाऊ लगने लगता है, कई बार आंकड़े समझ में भी नहीं आते हैं। अब तक डेयरी पशुपालन केवल अपने पास के डेयरी किसान को देखकर या अपने पूर्वजों द्वारा ही अपनाए गए तरीकों के आधार पर किया जाता रहा है और उसी का विस्तार दिखता है। अधिकतर डेयरी किसान उसी में अपनी भलाई समझता है, जो कि गलत है। जब तक आप टेक्निकल फार्म नहीं खोलते हैं, डेयरी फार्म, तब तक आप फायदे की उम्मीद न रखें। अधिकतर डेयरी किसान सब्सिडी वाली स्कीम में तलाश में रहते हैं। जब तक जीवन आगे बढ़ जाता है, स्कीम हर समय उपलब्ध नहीं होती है, और स्कीम होती है तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी होती हैं। अगर आप स्कीम के इंतजार में रहेंगे तो उन शर्तों को पूरा करना होगा। अल्टीमेटली बहुत केवल 10 या 15% लोग ही शर्तों को पूरा कर पाते हैं, वरना जो सब्सिडी लिए रहते हैं उसकी रिकवरी होती रहती है। तो इस झमेले में ना पड़ें, अपना पैसा भी लगाएं। यदि आपके पास ज़मीन है, पानी है और आप पैसा है, तो आप अपना पैसा लगा करके बढ़िया टेक्निकल बिजनेस करिए और किसी शर्तों में मत जाइए, अपने शर्त पे बिजनेस करिए। हाइजीन का अल्प ज्ञान अक्सर डेयरी में नुकसान का कारण बनता है, जिसका किसान को पता ही नहीं चलता, वो जानता ही नहीं नुकसान हो क्यों रहा है। अच्छी बात यह है कि नौजवान डेयरी व्यवसाय की ओर अग्रसर तो होते हैं, परंतु उनके अभिभावक रेगुलर नौकरी, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें बताते हैं कि डेयरी व्यवसाय लाभकारी नहीं है, जबकि गलत है। क्योंकि उन्होंने व्यवसाय किया है, दो जानवर पेड़ के नीचे बांध करके उन्होंने सोचा कि ये मैं डेयरी का व्यवसाय कर रहा हूँ, और वो ऑब्वियसली नुकसान होगा, उसमें जानवर बीमार पड़ेगा, टोटल लॉस होगा। और उसके बाद जो है वो कहते हैं अपने बच्चों को कि नहीं जाओ इसमें। जबकि बच्चे जो एंटरप्रेनर्स, डेयरी प्रेनर्स बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन बिना अभिभावकों के सपोर्ट के, बिना उनके पेरेंट के सपोर्ट के वो कैसे कर सकते हैं। तो सपोर्ट करना चाहिए, ये गलत बात नहीं सिखाना चाहिए कि डेयरी व्यवसाय लाभकारी नहीं है। कई बार नौजवान डेयरी व्यवसाय को ठीक से समझ पाने में भी असमर्थ होते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पर देखता है उसी को वो समझता है कि सही है, और एक्चुअली वो सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पर दिया गया ज्ञान जो है वो झूठा है। तकनीकी डेयरी फार्म विकास में तो है, परंतु गति बहुत धीमी है। जब तक उपरोक्त पर ध्यान नहीं दिया जाएगा इन बिंदुओं पर, तब तक डेयरी अपने पुराने अवतार को छोड़कर नए अवतार में आने में देरी ही लगाएगी। मेरा अगला लास्ट स्लाइड होता है, जो मेरा अनुरोध का स्लाइड होता है। इसमें मैं केवल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे एफएसएससीआई रिसेंट एडवाइजरी के इफेक्ट 2 वाले पर आप अभी हैं। फर्स्ट ऑलरेडी प्रस्तुत हम लोग अपलोड कर चुके हैं। इसमें दूध व्यापारी, दूध उत्पादक, वेंडर रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में डिटेल में बताया गया है, जो आपने देखा अभी अभी। आप अपने प्रश्न हमें इस ईमेल पर रेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न आएंगे तो हमें खुशी होगी, हालांकि बहुत कम आते हैं। प्रश्न फ़ोन पर आते हैं, फ़ोन पर चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता है। फिर भी आप जहां आपकी इच्छा हो करें, पर मेरी इच्छा है कि आप डेयरी कंसल्टेंसी इंडिया @gmail.com पे हमें अपने प्रश्न भेजें, मैं उसका जवाब दूं। नीचे मैं 2 लिंक देता हूं, इन दोनों लिंक को अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए, बिना ट्रेनिंग के लार्ज इन्वेस्टमेंट का टेक्निकल डेयरी फार्म स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। तो प्लीज़ लुक एट द ट्रेनिंग पार्ट। ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं होती है, 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है। और उसके बाद आपको जो कंसल्टेंट होते हैं
वो आगे की चीज़ें आपको बता देते हैं और समय समय पर आपका हाथ पकड़ करके आपको लॉस से बचाते हैं। इसलिए कंसल्टेंट को रखें। आप ज़रूर सबसे पहले ट्रेनिंग लें। आप नहीं तो आपके घर का कोई, आपका कोई अपना व्यक्ति वो ट्रेनिंग ले जो आपके साथ रहे और आपके फार्म चलाने में, लाभ कमाने में आपका साथ दे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाभ कमाएं और मित्रों को शेयर भी करें। मैं इसी अनुरोध के साथ, मेरे सारे वीडियो फार्मर्स के एजुकेशन के लिए बनाए जाते हैं। इसके कोई चार्ज नहीं होते हैं, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता है। आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपके द्वारा उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।